सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास का टॉपिक नंबर पहला प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। समयानुसार भारत देश अनेक नामों के नाम से जाना जाता रहा। यूनानियों ने भारत की चिड़िया कहा तो अरब ईरानियों ने हिंदुस्तान। मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए। इंद्रदीप, कैसेरु, ताम्रपर्णी, त्रासिमा, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण तथा सागर। जैनियों ने भारत को जम्बू द्वीप कहा है। माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। विदेशों में भारत की चर्चा एक समृद्ध और सुसंस्कृत देश के रूप में हुई है। भारत का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरव रहा, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम पाई गई है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे ग्रंथों का प्रायः अभिप्राय जो है का अभाव सा है, जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथ से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह 2 प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद जो है यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णा दैपायन वेद व्यास को माना जाता है। प्राचीन काल के अध्ययन की समस्त जानकारी हमें वेदों से ही उपलब्ध हो पाती है। वेदों की संख्या जो है 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की थी। 4 वेदों से सर्वाधिक प्राचीन जो है वेद ऋग्वेद में 10 मंडल और 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां जो है मंडल सर्वाधिक प्राचीन और पहला जो है एवं 10वां सबसे बाद का जो है ग्रंथ है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को जो है सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, अश्वलायन, मांडुक्य, संकायन और वास्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यानी कि सावित्री का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ग्रंथों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन वेद की 3 मुख्य शाखाएँ हैं: जमनीय, रामायणीय तथा कौथुम। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक पुरोहित जो है पुरोहित एक तरफ है, एक तरफ वेद होता जो है ऋग्वेद के पुरोहित के लिए था, उद्गाता सामवेद के पुरोहित के लिए, अधर्यु जो है ऋग्वेद के पुरोहित के लिए, ब्रह्मा जो है अथर्ववेद के पुरोहित के लिए। तो जो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों में
इन दोनों में ही लिखा गया है। इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काटक, कपिस्टल और मैत्रेयी। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यनंदिनी तथा कानव है। शुक्ल यजुर्वेद को संहिता के रचना वजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें जो है मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद में जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जो है कुल 20 मंडल और 731 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसमें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद है ईश, कंठ, केन, मुंडक, मांडूक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर और कौष्टिकी एवं मैत्रेयी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथों की अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने की नियमित की है। प्रमुख आरण्यक है तैत्तिरीय, संखायन, तैत्तिरीय और बृहदारण्य, जैमिनी और छांदोग्य। वेदांग को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। इन वेदों के शुद्ध उच्चारण एवं यच्छादि करने में सहायक होते हैं। पुराण के रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। रामायण यह आदि काव्य है, जिसकी रचना 2री शताब्दी में लगभग संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में जो है इसमें 6000 श्लोक थे। कालांतर यानी कि बाद में जो है 24,000 हो गए। इसे जो है चतुर्वर्षीति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। वेदांग की विशेषताएं जो है छंद जो है वेद के पैर होते हैं, कल्प वेद के हाथ, ज्योतिष वेद की आँख, निरुक्त जो है वेद के कान और शिक्षा जो है वेद के नाक और व्याकरण जो है वेद के मुख होते हैं। अगला पॉइंट है महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी में लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई। प्रारंभ में इसमें 88 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। हो जाने पर भारत जो है महाभारत या सत्य शास्त्रीय संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्राचीन उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र इस साहित्य की रचना जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों की कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र के प्रकार जो होते हैं स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधित नियमों का उल्लेख है। गृह सूत्र मनुष्यों के लौकिक तथा प्रलौकिक कर्तव्यों से संबंधित, और धर्म सूत्र जो है सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और शुल्क सूत्र जो है बलि वेदी तथा और अग्नि वेदी का उल्लेख मिलता है। अगला जो है कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिसमें नियमों तथा विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, जिसे कल्प सूत्र कहा जाता है। षड दर्शन उपनिषदों को दर्शाने को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें षड दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मूल्य से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन मिलता है। स्मृतियाँ वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः है मेघातिथि, भरूची, कुलुक, भट्ट तथा
गोविंद राय। याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कर क्रमशः हैं अपराग के विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर। स्मृतियाँ और वर्ष मनुस्मृति जो है 2000 से 2000 ईसा 200 से 200 ईसा पूर्व तक, याज्ञवल्क्य स्मृति 100 से 300 ईसा पूर्व तक, और जो है नारद स्मृति 300 से 4 ईस्वी तक, और पराशर स्मृति जो है स्मृति 300 से 500 ईस्वी तक, बृहद स्मृति 300 से 500 ईस्वी तक, कात्यायन स्मृति जो है 300 से 600 ईस्वी तक इसका काल रहा। अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनों का उल्लेख किया जाता है, जीवनियों का जो है उल्लेख किया जाता है, जिनसे भारतीय इतिहास जानने की काफ़ी मदद मिलती है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य रचित द्वारा शास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्याण द्वारा विरचित राजतरंगिणी का है। अर्थ ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और गार्गी संहिता की जो है पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राज्य तथा कालिदास संस्कृत जो है मालविकाग्निमित्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला है पाणिनि तथा कात्यायन के व्याकरण ग्रंथों से मौर्य के प्रमुख इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, वानभट्ट का हस्त चरित्र, वाघपट्टी का गौड़वाहु, विहलन का विक्रमादेव चरित्र जो है, और पद्म गुप्त का नवशाक चरित्र, जयानकृत का जो है पृथ्वीराज विजय इत्यादि जो है उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में जो है विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो है तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा चीनी यात्रियों के वृत्तांत एवं तीसरा जो है अरबियों का वृत्तांत। यूनान एवं रोम के लेखकों का जो है विवरण। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है। अगला है टेरियस। टेरियस जो है ईरान का राजवैद्य था। इसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की थी। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निरियाकस और निस्टिकिस और ऑस्टियोबुलस के विवरण अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक है। सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले 3 राजदूत मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस जो है थे, और ये जो थे यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजे गए थे। मेगास्थनीज जो थे वो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने जो है इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस जो है यह एक सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है डायोनिसियस जो थे, यह मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय फिलेडेफस का जो है राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। पेरिपल्स ऑफ द इरिथिशियन सी जो है इसकी रचना एक अज्ञात लेखक द्वारा 80 ईस्वी के लगभग में की गई थी, जो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें व्यापारी वस्तुओं तथा बंदरगाहों का विवरण दिया गया है। टोलमी जो है इसने दूसरी शताब्दी के लगभग में 150 ईस्वी में जो है भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्लिनी इसने जो है नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग में की थी। इसमें जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों का इतिहास का जो है इत्यादि का जो है विवरण मिलता है। अगला है
चीनी यात्रियों का वृत्तांत। चीनी यात्रियों जो है फायान, सुंगयेन, हेंगसांग और इत्सिंग इनके विवरण भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। ये सारे बौद्ध मतानुयायी थे जो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। इन्होंने भारत का उल्लेख यिंतु नाम से किया था। अगला है फायान। फायान जो थे यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है के दरबार में भारत आए थे। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें मध्य देश का जनता का सुखी एवं समृद्ध बताया है। यूंग सिंह यह जो है 518 इसमें भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की थी। अगला है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो थे इसे युआंग च्वांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग में भारत आया था, जो 16 वर्षों तक रहा था। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सी युकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है 138 देशों का जो है विवरण मिलता है। ह्वेनसांग की जीवनी हिली ने लिखी थी। यह ह्वेनसांग का मित्र था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने जो है अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। मातवान लिंग जो है इनके विवरण से हर्ष की पूर्वी अभियान की जानकारी होती है। चांग जुकुआ जो थे यह भारतीय विवरण में चोल इतिहास के विषय में जानकारी देता है। लामा तारनाथ इसने त्युंगर एवं बौद्ध धर्म के इतिहास नामक प्रमुख पुस्तक लिखी है। अगला है अरब यात्रियों का वृत्तांत। अरबी लेखकों में अल-बरूनी, अल-बिलादुरी, सुलेमान, अल-मसूदी, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक हैं, जिनकी कृतियों से भारतीय इतिहास विषय के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल-बरूनी इसका पूरा नाम था अबूरहमान मोहम्मद इन अहमद अल-बरूनी था। इनका जन्म जो है 973 ईस्वी में ख्वाजिम यानी कि खीवा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरब, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। अगला है सत्य का हिमायती था और इसने जो अपनी पुस्तक तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज में यहाँ के निवासियों की तत्कालिक दशाओं का वर्णन किया है। इब्न खुर्दाब जो है इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किल्बुल मसाली के वल मामलिक में भारतीय समाज एवं व्यापारी के मार्गों के विवरण दिया है। अलम सुदी जो थे इसने अपने ग्रंथ मुरुरज जहब में तत्कालिक भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। महत्वपूर्ण अभिलेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल से मिले हैं और काली इसके शासक थे कलिंग राजा नरेश। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का वंश जो थे यवन और शासक रुद्रदामन। नासिक अभिलेख का जो है वंश थे सातवाहन और शासक थे गौतम वलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख का वंश थे गुप्त वंश और शासक थे समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख का वंश थे चालुक्य वंश और शासक थे पुलकेशिन सेकंड। मंदसौर अभिलेख का वंश थे मालवा और इसके शासक थे यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख का वंश थे प्रतिहार, शासक भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का वंश थे गुप्त वंश, इसके शासक थे स्कंद गुप्त। अगला है देवपाड़ा अभिलेख का शासक थे सेन वंश, इसके शासक थे विजय सेन। अगला है सुलेमान इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। मीर मोहम्मद मसूद के तारीख है हिंद से सिंध देश के इतिहास एवं मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं का जानकारी मिलता है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य कौन कौन होते हैं? तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। पहला है अभिलेख जो है प्राचीन इतिहास के पुनः निर्माण में अभिलेखों का महत्व
अधिक महत्वपूर्ण है। इनका महत्व साहित्यिक साक्ष्य से अधिक है। अगला है अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों और मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर खोदे जाते थे। अभिलेखों का अध्ययन जो है पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं, जिसमें हिती नरेश, सपीलुयामु तथा तित्रेई नरेश मतीवाजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगज कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवताओं यानी कि इंद्र, मित्र, वरुण तथा नसत्य के नाम मिलते हैं। अगला है भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गणुर स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग जो है राजा नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षिक की जानकारी देने वाले अभिलेख सोहगौर अभिलेख हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन अभिलेख यानी कि सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला है मुद्रा का जो है इतिहास के बारे में, तो अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं के द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी होती है। यद्यपि भारत में सिक्कों का प्राप्ति 8वीं शताब्दी से ही मिलती है, तथापि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में नियमित सिक्के मिलने का जो है प्रारंभ होता है। अगला है प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता था। साहित्यिक ग्रंथ में इन्हें कौसार्क और पुराण धरन और शतमान आदि के नाम से जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विविध आकृतियाँ अंकित की गई है। सिक्कों पर जो है लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था, और प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व जो है मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों का जो है हमें उनके बौद्ध धर्म के अनुयायी से पता चलता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त को बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी का होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला टॉपिक है स्मारक। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती हैं, जिनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। मंदिर तथा विचारों, स्तूपों से जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। दक्षिण भारत स्थित अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं, जिससे ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोम एवं दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ संबंध का पता चलता है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के उनके द्वीपों की खुदाइयों से हिंदू साहित्य से संबंध स्मारक प्राप्त हुए हैं। अगला है मंदिरों से उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर एवं दक्षिण जो है मंदिर शैली को द्रविड़ कहा जाता था। तो मैंने इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत से जितने भी पॉइंट थे मैंने इस वीडियो में कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।